प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसमें हम लोग एक नई क्लास यानी कि एक नया अध्याय चालू करेंगे। इस अध्याय का नाम होगा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या चीज होती है? किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। मित्रों, किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र होता है, उसकी जैव विविधता कब समृद्धशाली मानी जाती है? जब वहां के जीव जंतुओं पाए जाने वाले की अधिकता, वहां की प्रजातियां जो होती है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो हम कहते हैं कि वो क्षेत्र जो है जैव विविधता पूर्ण होती है। ठीक है। तो जिस क्षेत्र जिसकी तमाम परिस्थितियां होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ का तापमान, ठीक है, तापमान हो गया और फिर वर्षा हो गई, तो ये सब स्थितियां परिस्थितियां जो होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं जैव विविधता। इसमें आज हम लोग देखेंगे जैव विविधता, इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा वायुओं के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे IUCN की रेड लिस्ट। ठीक है। तो उसमें क्या श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए, जैव विविधता हमारा नया अध्याय होगा। तो आज का अध्याय हमारा जैव विविधता। जैव विविधता हमारा अध्याय होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है जैव विविधता की परिभाषा ही नोट करेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि वह प्राकृतिक क्षेत्र या ऐसा इसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि किसी प्राकृतिक क्षेत्र में, किसी प्राकृतिक क्षेत्र में पानी जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता, बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा है। इस परिभाषा को आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र होगा, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र होगा, तो वहां पर जो है जितने प्रकार की या जितनी प्रजातियां, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, वनस्पतियों की हो, ठीक है, पाई जाएंगी, तो हम लोग कहेंगे उनकी प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक रहेगी, तो हम कहेंगे कि इस क्षेत्र की जैव विविधता उतना अधिक है। ठीक है। तो जिस क्षेत्र की जैव विविधता जितना अधिक होता है, वो क्षेत्र उतना ही उत्तम माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो है वाल्टर जी रोजन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द को दिया था। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे, पूछा जा सकता है। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन, शब्द
वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम किया ऐसा लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम जो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जैसे शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप बता दीजिएगा वाल्टर जी रोजेन ने किया था। ठीक है, तो एक बात जो है वर्ष 1992 की बात है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन में जो भी वो उस सम्मेलन में भी इसकी जैव विविधता की परिभाषा दी गई थी। उसमें बताया गया था कि धरातलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारितंत्रों के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को भी जैव विविधता नाम दिया गया था। ठीक है, तो इनकी परिभाषा को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राजील में स्थान है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार मतलब इसके अनुसार क्या परिभाषा बनी थी, तो सागरीय, धरातलीय सागरीय एवं अन्य जलीय में उपस्थित या संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों में भिन्नता या विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा बनाई गई थी, ये परिभाषा जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान जो ब्राजील में है, वहां पर बताया गया कि धरातलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय तंत्रों में उपस्थित या उनसे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों में जो विभिन्नताएं होती है, उसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों परिभाषाओं से आप समझ गए होंगे कि जीवों में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती है, ठीक है, उनकी बहुलता किसी स्थान पे अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा अधिक है, तो हम कहेंगे कि वहां पे जैव विविधता उतना
अधिक है। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद जैव विविधता के प्रकार, आप लोग जो है इसको ऐसा करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैव विविधता के प्रकार। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। जैव विविधता के प्रकार, शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के प्रकार में जो है नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखेंगे आनुवांशिक जैव विविधता। वैसे तो इसके 3 जो है स्तर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे आनुवंशिक विविधता। तो आनुवंशिक विविधता में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही समुदाय में, ठीक है, समुदाय एक ही होता है और एक ही समुदाय के प्रजातियों में उनकी जीनों में जो परिवर्तन होता है वही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो एक ही समुदाय में, नोट कर लीजिए, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति की एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में परिवर्तन जीनों में परिवर्तन किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में परिवर्तन से उत्पन्न विविधता। ठीक है, तो इस चीज को जानते रहिएगा कि आनुवांशिक जैव विविधता क्या होती है। किसी समुदाय के, ठीक है, समुदाय के एक ही प्रजाति एक ही होती है, उनके जीनों में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम आनुवांशिक जैव विविधता या आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ आप लोग सेकंड लिख लीजिए। सेकंड में जो है लिखेंगे आप लोग प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी समुदाय में प्रजातीय, ये क्या होता है, प्रजातीय विविधता को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसी समुदाय में ये प्रजातीय विविधता को, मतलब वहां पे कई प्रजातियां होंगी या वहां कई प्रजातियां होंगी, उनकी विविधताओं को ये व्यक्त करेगा। ठीक है, तो किसी समुदाय में प्रजातीय विविधता को व्यक्त करती है।
व्यक्त है करती है, ठीक है, व्यक्त करती है। तो इसे हम जो है प्रजातीय विविधता के नाम से जानेंगे। एक हमारा तीसरा है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। सामुदायिक या पारितंत्र विविधता एक समुदाय, इसमें क्या होता है कि दो समुदाय, एक समुदाय के जीव जंतु दूसरे समुदाय के जीव जंतु के बीच में जो विविधता होती है उसे पारितंत्र या सामुदायिक जैव विविधता कहेंगे। मतलब यहाँ पर जो है एक पारितंत्र होगा, ठीक है, या एक जो है आप कह सकते हैं कि समुदाय होगा, फिर दूसरा समुदाय होगा, दो समुदाय होंगे और उनके बीच में जो विविधताएं पाई जाएंगी उसे सामुदायिक विविधता कहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक समुदाय के जीव जंतु एवं पादप एक समुदाय के जीव जंतु पादप तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतु एवं पादपों के बीच, दूसरे समुदाय के पादपों के बीच पाई जाने वाली विविधता है। ठीक है, पाई जाने वाली विविधता है। तो यहाँ पर जो है सामुदायिक पारितंत्र या पारितंत्र विविधता, एक सब यहाँ पे दो समुदाय होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो समुदाय है और एक समुदाय के जो जीव जंतु होते हैं एवं वनस्पतियां या पादप होते हैं तथा दूसरे समुदाय के जो जीव जंतु या वनस्पतियां होती हैं उनके बीच में पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहेंगे, सामुदायिक या पारितंत्र विविधता कहेंगे। तो तीन प्रकार के जो है हमारे, एक तो आप देख लीजिए ये हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा प्रजातीय हो गया, तीसरा सामुदायिक हो गया। ठीक है, तो तीन प्रकार के जो है आप जैव विविधता का जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायो क्या चीज होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोग बायोम क्या चीज होता है, बायोम जो है जीवमंडल की ऐसी एक सामुदायिक इकाई होती है जो स्थलीय जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तथा वो वहां के पादप जीव जंतु जो है वो स्थल प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जानते रहिए। बायोम क्या चीज है, बायोम एक अलग छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, बायोम। बायो
नोट कर लीजिए। जीवमंडल की ऐसी सामुदायिक इकाई इकाई जो स्थलीय जलवायु स्थलीय जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है तथा तथा एक निश्चित जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है आज बायोम के बारे में देखा। तो जीवमंडल की एक ऐसी सामुदायिक इकाई होती है जो स्थलीय जलवायु के, जैसे स्थल के जलवायु होती है उस प्रकार के जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है तथा उस निश्चित उसमें निश्चित प्रकार के जीव जंतु तथा पादपों की प्रधानता होती है। ठीक है, एक निश्चित प्रकार के जीव जंतु तथा पादप उसमें विद्यमान रहेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नई टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारी। हम लोग देखेंगे अब एक IUCN। ठीक है, IUCN के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये इसको आप लोग जो है पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको हम अलग से थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि इसे शॉर्टकट में जो है IUCN। ठीक है, इसको जो है हम लोग शॉर्टकट में इस नाम से जानेंगे, IUCN। तो ये एक यह जो है एक संस्था है। ठीक है,
यह एक प्रकार की संस्था है विश्व स्तरीय संस्था जो जीवों एवं पादपों के संरक्षण की निगरानी करती है। ये जो है विश्व स्तरीय एक संस्था है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संघ है जो जीवों एवं पादपों की जो है निगरानी करने की एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगर बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका एक सहायक संगठन भी है, उसका भी नोट करेंगे। इसका सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष, यानी कि इसे वर्ल्ड वाइड फंड WWF, इसे WWF के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व वन्य जीव संगठन इसका नाम दिया गया, विश्व वन्य जीव कोष के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसने जो है जो IUCN है, इसने जो है एक रेड डाटा बुक जारी कर दी है, लेकिन इसका जारी करने का जो वर्ष रहा है 1969 से जारी करके, ठीक है। तो ये जो है IUCN वर्ष 1969 से रेड डाटा बुक जारी करती है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है 1969 से रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, ठीक है। या इसी को जो है लाल सूची या रेड लिस्ट भी कहा जाता है, तो जारी किया जाता है। तो इसमें जो है ये पूरे विश्व में जितने भी प्रकार की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को जो है इसने 9 श्रेणियों में बांट के रखा है, ठीक है। और उसमें से इसने बताया है कि कौन सी प्रजाति किस स्तर पे है। किस स्तर से होने का मतलब है कि उसका इस पृथ्वी पर, ठीक है, ये धरातल पर, जल पर, जल थल वायु में, ठीक है, तीनों जगहों पे उसकी स्थिति क्या है। यानी कि वो
संकटग्रस्त है या विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, या संकटापन्न है, तो कुल मिला के ऐसे, या उसका अभी तक डाटा ही क्लियर नहीं किया गया है, तो 9 श्रेणियों में इसने जो है उसको विभक्त कर रखा है, ठीक है। तो हम 9 श्रेणियों को देखेंगे कि वो क्या 9 श्रेणियां हैं, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में इसको दर्ज करती है, तो रेड डाटा बुक। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम 9 श्रेणियों को यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेड डाटा लिस्ट क्या है, तो प्रत्येक प्रजाति को बुक IUCN की 9 श्रेणियों में से किसी एक में रखा है। एक में रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ICUN ने 9 श्रेणियां निर्धारित की। जो रेड डाटा बुक है या लाल सूची है, उस लाल सूची में 9 श्रेणियां बनाई है, और प्रत्येक प्रजाति को, ठीक है, जितनी भी प्रजातियां हैं उसको किसी न किसी श्रेणी में रख दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 9 प्रजातियां क्या है, और उन प्रजातियों के 9 श्रेणियां क्या है, और उनमें कौन कौन सी प्रजातियां किस स्थिति में है, इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो 9 श्रेणियों में देखेंगे हम लोग। तो श्रेणियां इसलिए हम यहीं पे नोट कर लेते हैं, क्या श्रेणियां हैं। श्रेणियां यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो श्रेणियों में नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से नोट करेंगे। सबसे पहले विलुप्त है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विलुप्त, विलुप्त, एक्सटेंड। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ऐसी प्रजातियां जो है पूरे विश्व से क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। अभी ये प्रजातियां जो है इस धरातल पर या इस पूरे विश्व में नहीं रह गई है, इनको इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इस प्रजाति का कोई जीवित सदस्य नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि विलुप्त, विलुप्त जो श्रेणी बनाई गई है, इस श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा गया है जो अब इस विश्व में नहीं रह गई है, मतलब वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, तो उसको हम विलुप्त वाली श्रेणी में रखेंगे। दूसरा है वन, दूसरा क्या है, वन विलुप्त। यहाँ पे हम दूसरा लिखेंगे वन विलुप्त। वन, वनों से विलुप्त प्रजाति।
वनों से विलुप्त प्रजाति, परंतु चिड़ियाघरों आदि में है। इसमें हम उन प्रजातियों को रखेंगे जो वनों से तो विलुप्त है, उनको आप वन में नहीं देख सकते हैं, परंतु ऐसी प्रजातियों को भी जो है वनों यहाँ चिड़ियाघरों में देखे जा सकते हैं। ठीक है। या ये अपने सामान्य जो वन जैसे कि सामान्य निवास क्षेत्र है वहां तो नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन इनको जो है पालतू के रूप में रखा जा गया है, या जो है चिड़ियाघरों में इस प्रकार की प्रजातियों को देखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा है घोर संकटग्रस्त। घोर संकट ग्रस्त, क्रिटिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस प्रकार की प्रजातियों को जो है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इस प्रकार के प्रजातियों को वनों में गंभीर खतरा है। ठीक है। इनके विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे। इनका वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। गंभीर खतरा बना हुआ है, इस चीज को समझ जाइए, गंभीर खतरा। ठीक है। कहने का मतलब है कि बहुत ही गंभीर खतरा बना हुआ है कि इस प्रकार की प्रजातियों के विलुप्त होने के, तो हम इसे घोर संकट ग्रस्त में रखेंगे। इसके बाद हमारा चौथा नंबर होगा संकट ग्रस्त। संकट ग्रस्त endangered, endangered वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ये देखिए एक गंभीर खतरा है। ठीक है। यहाँ गंभीर शब्द ऐड हुआ है। यहाँ पर खतरा तो इन पे है, लेकिन इससे ज्यादा खतरा नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा कम है, लेकिन खतरा है। इनका वनों से विलुप्त होने का खतरा खतरा बना हो। ठीक है। यहाँ पे खतरा बना हुआ है। इसके बाद आप लोग देखेंगे संवेदनशील। संवेदनशील है, नोट करेंगे संवेदनशील। vulnerable, vulnerable तो इनका जो है वनों से समाप्त हो जाने का जो है
खतरा बना हुआ है, इस बात को यहाँ पे हो जाने की संभावना है। ठीक है, इनका वनों से विलुप्त होने की संभावना है। यहाँ पे जो है संभावना है, इसके बाद जो है संकटपन्न, हमारा अगला होगा संकटापन्न। संकटापन्न नियर रिटेल रिटेल इनकी क्या होगा, भविष्य में विलुप्त होने की संभावना होगी। ठीक है, इनका वनों से भविष्य में विलुप्त होने की संभावना। संभावना है। ठीक है, ये हमारा छठा नंबर हो गया। इसके बाद सातवां नंबर हमारा होगा संकट मुक्त। संकट मुक्त लीस्ट कंसर्न। संकट मुक्त बहुत कम खतरा, बहुत कम खतरा। ठीक है, इनको बहुत कम खतरा है। इसके बाद आठवां है आंकड़ों का अभाव। आंकड़ों का अभाव, डाटा डेफिसिट। इनके आंकड़े क्या होते हैं कि उपलब्ध नहीं है। संरक्षण एवं स्थिति का आकलन नहीं। संरक्षण एवं स्थिति का आकलन नहीं कहने का मतलब यह है कि IUCN जो है, इस प्रकार की प्रजातियों का कोई डाटा जो है, इनकी संख्या इतना ज्यादा है कि कोई डाटा इनकी नहीं रखता है। ठीक है, इनके संरक्षण के कोई आकलन नहीं करती है, या इनकी क्या स्थिति है इसके बारे में अभी तक इसके पास कोई डाटा नहीं है। लास्ट एक हमारा नौवा है, लास्ट और नौवा है अनाकलित। अनाकलित नॉन इवैल्यूएबल। नॉन इवैल्यूएबल
अभी तक इस प्रजाति का आकलन अभी तक जो है ICUN ने इस प्रकार की प्रजाति का अभी तक आकलन नहीं किया है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने देखा कि जैव विविधता जैव विविधता में हम लोगों ने देखा कि रियो डी जेनेरियो जो 1992 में हुआ था। इसके बाद हमने बायोम के बारे में देखा। इसके बाद हम लोगों ने रेड लिस्ट यानी कि IUCN की रेड लिस्ट से संबंधित उसके 9 श्रेणियों को उसने जो बांट के रखा है, ठीक है, उसके अंतर्गत जीवों या प्रजातियों की क्या स्थिति है, हम लोगों ने इसके क्रमवार देखे। आशा है कि आप लोगों को जो है ये बात समझ में आई होगी। हम विश्वास करते हैं, या आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर से जरूर ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कमेंट में कमेंट कीजिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के इस कमेंट और लाइक से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया अलग से करने की जो है प्रेरणा मिलती है। हम लोग मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।